हमारा अगला सेशन जो है वो एक्सपोर्ट सक्सेस स्टोरीज which will be moderated by Mr. Azhar Tambuwala, Executive Director, Sahyadri Farmers Post Harvest Care Limited, Sahyadri Farms, and Expert Committee Member, Agriculture and Food Processing Committee, Bombay Chamber. And joining him are President of Fratelli Fruits Farmer Producer Company, Mr. Anant More, Vice President of Soex Flora, Mr. Narendra Patil, Senior Manager of Farmonart, मिस्टर कपिल सावंत. मी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करतो, विनंती करतो की हे सर्व मान्यवर मंचावरती येतील. आपलं नेक्स्ट सेशन जे आहे इट इज अबाउट एक्सपोर्ट सक्सेस स्टोरीज. यस्टरडे ऑल्सो वी हर्ड FPO's success stories. So here is session export success stories, and our moderator, Executive Director, Sahyadri Farmers Post Harvest Care Limited, Sahyadri Farms, Expert Committee Member, Agriculture and Food Processing Committee, Bombay Chamber, Mr. Azhar Tambuwala. Sir, over to you now. Thank you so much. A very good afternoon to you, or just let's say good morning yet. We always have this confusion because we are a farmer-led organization over here, and we are trying to, this is an entire FPO-dominated show. So language always becomes a problem, although everything is communicated in English, but I believe that the right language should be Marathi or Hindi. Now, can I just have a raise of hands for people who would like to conduct this in Hindi, Marathi or English? So let's just say, who prefer Hindi? So everybody prefers. Anybody? Is there a larger preference of English over here? Matteo, we can translate for you. So I think the Indian language would be Hindi, so let's do Hindi. Thank you so much for that. What we have, since yesterday, कल से हम जब देख रहे हैं और आज इसके पहले का भी जो हमने अभी सेशन देखा, उस सेशन में हमने ज़्यादा ये देखा कि इसमें बिजनेस मॉडल्स और जो मुश्किलें आती हैं FPOs को, उसको कैसे कैसे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं. और आज मेरे पास जो पैनल है ये अपने आप में सक्सेस स्टोरीज़ है. तो एक बात ये होती है कि एक स्ट्रगल वगैरह होती है, लेकिन ये सक्सेस स्टोरीज़, कोई भी सक्सेस स्टोरी ओवरनाइट होती नहीं है. एंड दिस पैनल हैज़ स्ट्रगल्ड अ लॉट. देव गॉट समथिंग वेरी गुड आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने के लिए है. मैं पहले जस्ट इनकी इंट्रोडक्शन करूंगा ताकि आपको पता चले कि किस हस्ती के साथ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. आनंद मोरे साहब, वेलकम. आनंद मोरे साहब जो है ये फ्रेटेली फ्रूट्स प्रोड्यूसर फार्मर FPO है, नासिक में है, और ये अपने आप में ग्रेप्स में इन्होंने बहुत सस्टेनेबल एग्रीकल्चर माध्यम के थ्रू इन्होंने बहुत प्रिसिशन इरिगेशन मैनेजमेंट में काम किया है और इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकाले हैं. इन्होंने बहुत इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ और उनको इनवाइट करके उन्होंने बहुत कुछ काम साथ में किया है, और उन्होंने अपने किसानों को साथ लेकर उन्होंने आज एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन यूनिट और क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत काम किया है. तो उनसे हम सब कुछ सवालात करेंगे. दूसरे हमारे साथ जो है नरेंद्र पाटिल सर. सर, वेलकम टू यू. ये जो है हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सोएक्स फ्लोरा है और एक लीडिंग फ्लैश फ्लावर ग्रोअर और एक्सपोर्टिंग सिंस 1994. अब 1994 से 2024 इज 30 years, एंड यू कैन क्वाइट इमेजिन कि इनकी वास्ट एक्सपीरियंस हमें आज बहुत सीखने को मिलेगा. ही इज़ एन MBA इन फाइनेंस ऑल्सो, एंड देन ही गॉट इनटू एग्रीकल्चर. तो 30 साल ही इज़ बीन वर्किंग ऑन सप्लाई चेन solutions, expanding international markets, and बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने बहुत अच्छे रिश्ते बनाए हैं अपने आप किसानों के साथ, ब्रीडर्स के साथ और कस्टमर्स के साथ. और ये सारे जो रिश्ते जो होते हैं इनकी बुनियाद होती है सम लेवल ऑफ एफिशिएंसी होती है, और उनकी कंपनी की जो ऑपरेशंस होती है उसको एक एफिशिएंटली मैनेज कैसे करना. तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है, उनसे हम लोग डिस्कस करेंगे और समझाएंगे. और लास्टली माय यंग फ्रेंड कपिल सावंत. थैंक यू कपिल फॉर ज्वाइनिंग अस. ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो प्रीवियस
पैनल में आपने देखा कि दे वर ऑल प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस, और हमेशा ये एक बात होती है, हमें जब पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर जो होता है वो एक खेतीबाड़ी वाला काम है, तो शहर के अर्बन जो बच्चे होते हैं या स्टूडेंट्स हैं, अ लॉट ऑफ देम, सब लोग जो है वो आईटी की तरफ काफ़ी उनका झुकाव होता है, और आईटी इज़ अ वाइट कॉलर जॉब, खेतीबाड़ी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम किसान का जब चेहरा देखते हैं तो बेचारा वाला किसान धोती पजामा में होता है। लेकिन हाउ यंगस्टर्स टुडे कैन ऑल्सो एग्रीकल्चर को एक करियर बना सकते हैं, एंड कपिल सावंत इज़ एन एग्जाम्पल इन दैट, क्योंकि वो अपने आप में एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और फार्मनॉट में ही इज़ अ सीनियर मैनेजर, जहाँ पर इन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजीज़ और सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू के माध्यम से उन्हें एग्रीकल्चर के सॉल्यूशंस लाए हैं। तो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो करियर, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है। ये खुद बिट्स पिलानी के एक स्टूडेंट रह चुके हैं, और इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स में बहुत उनका अच्छा रिसर्च रहा है, काम रहा है, एंड फ्रांस और इटली में उन्होंने रिसर्च किया हुआ है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोबोटिक्स में उन्होंने बहुत काम करके फार्मनॉट में एक ग्लोबल मार्केट्स में उनको पहुंचा दी है। तो ये आज का पैनल आप देखेंगे कि इट्स क्वाइट अ पावरफुल पैनल टुडे, एंड you know, without really taking things beyond, I'd like to quickly ask a few questions here with the opening question to मोरे साहब। मोरे साहब, आज के तारीख में जो है हम देखते हैं FPO इज़ अ बज़वर्ड, हर जगह पर। एक 10-15 साल पहले तक तो किसी को पता नहीं था, लेकिन FPO पे काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी चर्चा हो रही है, गवर्नमेंट के तरफ से बहुत ही झुकाव है कि FPOs बढ़े। एक अनऑफिशियल नंबर है कि 20,000 FPOs इंडिया में रजिस्टर्ड है, लेकिन सर सारे FPOs सक्सेसफुल नहीं हैं। ये 20,000 अलग अलग रीजंस के लिए रजिस्टर होते हैं, टैक्स बेनिफिट के लिए होते हैं, कुछ जेन्युइन रीजंस के लिए होते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं क्योंकि किसान होता है, उनके पास मैनेजमेंट नहीं होता है, उनके पास प्रोफेशनलिज्म नहीं होती है। तो सर इस सिचुएशन में आपकी जो एक FPO है, एक लीडिंग FPO है और बहुत ही पावरफुल है, तो सर इसके ऊपर आपकी जर्नी और ये जो एक प्रॉब्लम एरिया है, इसके ऊपर ज़रा हमें प्लीज़ शेयर कीजिए। पहले तो थैंक यू अजहर सर, और जिनकी बदौलत मैं यहाँ पे बैठा हूँ, राजन सर, क्योंकि ऐसे क्लीन चकचकित ये सारी प्लेटफॉर्म पे बोलने का ये मेरा पहला टाइम है। देखिए, FPO का जो एक ट्रेंड 10 साल से चला आ रहा है, और हमारे लिए एक दिक्कत वाली बात है, आप भी वहाँ पे है, कि सह्याद्री ने एक ऐसा बेंचमार्क वहाँ पे सेट कर दिया है कि बाकी लोगों को उसमें और दिक्कत बढ़ रही है अभी। देखिए सर, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का दिक्कत ये है कि वो शुरू फार्मर करते हैं, और फार्मर की दिक्कत ये होती है कि एक लिमिट के आगे वो सोच नहीं पाता बहुत सारे लोगों को। तो एक तो सोच की कमी, ये मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ी दिक्कत है वहाँ पे, कि हर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सही से काम नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज़, वो बहुत छोटी सोच लेके बनाते हैं कि मैं कुछ छोटी छोटी यूनिट्स लगाऊँ, उसके हिसाब से मैं कुछ फार्मर को आगे लेके आऊँ, यूनिट बनाऊँ, और इससे आगे हम कुछ जाएंगे। तो सही सोच नहीं है। इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन खाली, जैसे आपने बोला, टैक्स बेनिफिट और ये कुछ लेने के लिए बनाए जाते हैं, और वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मेरा मानना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे जाना उसको है, तो उसके लिए लीडरशिप ही सही होनी चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा वही कर सकता है जिसके पास सही सोच है और वो स्ट्रॉन्ग लीडर है। ऐसे तो बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे चले जाएंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी ये चीज़ होती है कि अगर एक साइड में कुछ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है और सेम टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन के फार्मर को सही बेनिफिट नहीं मिल रहा है, फिर भी दिक्कत है वहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ों के लिए मेरा ये मानना है कि सही लीडर ही सही ऑर्गेनाइजेशन चला सकता है, और सही लीडर ना मिले, यही सबसे बड़ी दिक्कत है।
सर लीडरशिप के साथ नीयत की भी बात आती है। हाँ वही तो लीडरशिप हमारे पास बहुत है, लेकिन कभी कभी नीयत का भी प्रॉब्लम हो जाता नहीं, है। वही मैं मतलब बोलने की बात मतलब सोच रहा हूँ कि अगर नीयत भी सही नहीं है और खाली कुछ बेनिफिट्स और कुछ दूर की सोच नहीं है उसकी, तो वो नहीं बढ़ा पाएगा उसको, और मुझे लगता है वही दिक्कत है। तो सर आपके जर्नी में थोड़ा शेयर करेंगे कि आपको कौन से दिक्कतें आई, क्योंकि आप भी एक किसान हैं और आपने जब किसानों के साथ दूसरे किसानों को जोड़ने का जो एक साहस किया, तो तभी कोई ना कोई कुछ ना कुछ सवाल आए होंगे, कुछ ना कुछ मुश्किल आई होंगी, कोई किसी आपने आपकी बातें सुनी नहीं होंगे, आप कोशिश कर रहे हैं समझाने की। तो फार्मर कोऑपरेशन और फार्मर टेकिंग द फार्मर अलोंग, उनको साथ ले जाने में सर, उसमें आपको मतलब एक थोड़ा अगर आप थोड़ा शेयर करें हमारे साथ। थोड़ा मैं जो बोलने वाला हूँ शायद चुभने वाली चीज़ हो सकती है वो, लेकिन देखिए फार्मर इसलिए फार्मर है क्योंकि वो सोच नहीं पाता है, नहीं तो वो फार्मिंग नहीं करेगा सर। फार्मिंग छोड़ के वो सब करेगा लेकिन फार्मिंग नहीं करेगा। ये हर लोगों को मतलब बहुत सारे फार्मर को भी चुभ सकता है, लेकिन ये सही बात है सर। अगर वो फार्मर, मेरा अनुभव बताता हूँ मैं 2015 से ये फार्मर प्रोड्यूसर हमने रजिस्टर 2017 में किया। उससे पहले 3 साल तक हम काम कर रहे थे, और मैंने एक प्लॉट हमने ग्रेप्स का खरीदी किया और मैं उसके लिए बैठा था वहाँ पे, और मेरा अच्छा दोस्त है वो, मैं बहुत सारी मदद मैंने उसको की थी, और 2 रुपये पर केजी के हिसाब से उसने मुझे माल नहीं दिया, और किसी आगे जाके किसी ने 2 रुपये उसको बढ़ा दिए थे और उसको उसने माल दे दिया। और मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे उसके लिए कि आप सोच नहीं सकते कि उसको फाइनेंशियल हो या बहुत सारा सपोर्ट मैंने किया तब, फिर भी 2 रुपये के लिए उसने वो व्यवहार मेरे साथ नहीं किया, किसी और के साथ कर दिया। तो मैं उसके लिए भी नाराज़ नहीं हूँ उसके साथ, क्योंकि दिक्कत यह है कि वो समझ नहीं पाता कि उससे आगे भी कुछ और हम बड़ा कर सकते हैं, और छोटी सोच रख के तो ऐसे लोगों को साथ लाना सर बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। फार्मर को इंटैक्ट रखना मुझे लगता है सबसे दिक्कत वाली चीज़ है, क्योंकि वो आगे की सोच या बड़ी सोच नहीं रख पाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो सर लेकिन ये जो मुश्किल आई वो आपने फिर भी एक सक्सेसफुल एफपीओ बनाया तो सही। हाँ, तो ये सब आपने ऑब्वियसली ओवरकम किया। हाँ, तो वही किसान जिन्होंने आपके साथ तकलीफ दी, लेकिन आज वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, वो तो है। तो फिर वही लीडरशिप की बात रहती है। फिर जो लोग ऐसा भी कुछ कर रहे हैं उनको भी हमें साथ लेके ही चलना है। तो वो दिक्कत वाली बात हो सकती है। फिर आगे चल के उनको लगता है कि भैया चलो कोई बात नहीं, कुछ गलतियां हमसे भी हो चुकी है, फिर वो बाजू छोड़ के हमें भी थोड़ा आगे आना पड़ता है, और वो लोग भी आगे आते हैं। ऐसे हिसाब से हमने आज ऑलमोस्ट 700 लोगों का एक हमारा टेक्निकल फार्मर का ग्रुप है। मतलब टेक्निकल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो समझ सकते हैं फार्मिंग क्या है और एग्रोनॉमी क्या है। और ये 700 ग्रेप्स फार्मर का एक ग्रुप, और हम बहुत ही यूनाइट तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। और ये जो छोटी चीज़ें, मैं खाली आपको उदाहरण के तौर पे वो चीज़ बताई, ऐसा नहीं है कि हमने उसको बाजू कर दिया, लेकिन दिक्कत क्या आती है तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत फिर सोच की ही होती है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सर। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोर्ट सक्सेस स्टोरीज, लेकिन ध्यान में रखिए कि ये सवालात जो है एक्सपोर्ट सक्सेस, कोई भी सक्सेस हो बिजनेस, वेदर इट्स एक्सपोर्ट डोमेस्टिक, ये सारे चैलेंजेस के थ्रू जाना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई वी आर ट्राइंग टू आस्क दिस सक्सेसफुल पीपल कि आपको चैलेंजेस क्या है। और सिमिलरली पाटिल साहब जो है, आई ऑलरेडी गिव हिज इंट्रोडक्शन, 30 साल से है, ही इज़ एन MBA फाइनेंस। एंड एक मुझे याद है कि एटलीस्ट 20-25 साल पहले फ्लोरिकल्चर एक बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री थी। इट वॉज लाइक द ब्लू आइड बॉय ऑफ द पीरियड दैट टाइम। कहीं भी जाओ हर कोई ग्रीन हाउसेज लगा रहे हैं। आपके जो लोनावला तलेगांव उस एरिया में बहुत सारे थे, लेकिन बहुत टाइम के बाद वो फिल्टर आउट हो गया और बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट हो गए। वो एक बूमिंग इंडस्ट्री जहाँ पर बहुत पोटेंशियल था, वो टिकी नहीं, और उसमें आप कामयाब होकर 30 साल से आपने अपना बिजनेस चलाया सर।
तो थोड़ा ज़रा शेयर करें हमारे ऑडियंस के साथ कि आपकी जर्नी और ये प्रॉब्लम क्यों आई और आपने उसको कैसे ओवरकम किया। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जर्नी लंबा है, 30 साल का है, एंड इट वाज नॉट इजी। आई एम फ्रॉम द फाइनेंस लाइन, सो मेरे लिए तो ये और समझ के बाहर था कि हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। बट इनिशियली जब ये इंडस्ट्री सेट हो रहा था तो हमारा भी ग्रुप ऑफ कंपनीज वेंचर्ड इनटू दिस, वो भी इसमें आया। सब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ग्रीन हाउस लगा रहे हैं, रोज़ प्लांटेशन कर रहे हैं, तो हम लोग भी उसमें चलना चालू कर दिए। स्टार्टिंग वॉज विद डच कोलैबोरेशन, इट केम विद डच वैरायटीज़, उन्होंने उनका प्लांटेशन दिया, यहाँ प्लांटिंग किए, वी वर सप्लाइंग, हम लोग इसको ही फ्लावर ऑक्शन में वहाँ सप्लाई करते थे। 4-5 साल ये बहुत अच्छा चला। टेक्निकल नो हाउ इंडिया में तभी रोजेस के लिए नहीं था। तो फाइन मूविंग फॉरवर्ड करते करते ऐसे लगने लगा कि हम लोग यहाँ से ऑक्शन कर रहे हैं, वहाँ जाके माल कुछ बिक रहा है, कुछ नहीं बिक रहा है। नहीं बिका तो उस समय का ऐसा था कि नहीं बिका तो उसको वापस रिसाइकल या वापस बेचने के लिए नहीं लाया जाता था, वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय कर देते थे। सो 6-7 ईयर्स ये सिलसिला चलने के बाद एक दिन हम लोग, फाइनेंस लाइन का था, तो मैनेजमेंट के पास बैलेंस शीट लेके गए कि सर अपन फूल तो उगा रहे हैं, फूल बेच भी रहे हैं और फूल के साथ 2-2, 3-3 रुपये अपने खीसे से लगा के दे रहे हैं, तो ये कब तक का चलेगा। आइदर वी हैव टू टेक अ स्टेप टू क्लोज डाउन और मूव फॉरवर्ड, और कुछ करते हैं इसमें। तो हमारे चेयरमैन सर हैड अ विजन, एंड जहाँ पे हमारा फार्म था इट वाज टोटली अ वेरी बैकवर्ड रूरल प्लेस। तो उन्होंने कहा कि वी हैव ओपन्ड अ कंपनी एंड विल नॉट शट इट मिडवे बिकॉज इट इज़ नॉट लाइवलीहुड फॉर हिम। ये उनके लिए लाइवलीहुड नहीं था, बट जो आजू बाजू के जो फार्मर्स है, ये जो लोग थे, उनके लिए इट वॉज अ लाइवलीहुड। तो आई विल स्टिल कंटिन्यू वेदर इट मेक्स लॉसेस और नो, विल कंटिन्यू। एंड उस समय मेरे को चैलेंज दिया गया था कि आई गिव यू 1 ईयर, आप इसमें क्या कर सकते करो, बट मुझे ये चलाना है। ओके, दैट वाज द डे व्हेन द होल टीम सेट टुगेदर। हम लोग ने बोला बस कर सकते हो तो पहला कॉस्ट कटिंग कर लो। कॉस्ट कटिंग तो सब साइड से हम लोग ने कर लिए, बट कॉस्ट कटिंग कर करके लेकिन जो खाना पीना उसको देना है वो तो देना ही है। सो इट वाज नॉट द राइट अप्रोच था कि भाई ये जो उगा रहे हैं उसको राइट मार्केट में बेचना चाहिए जहाँ से कुछ रियलाइजेशन हुए और कंपनी चले। तो होल ग्रुप, मेरे जितने टीम मेंबर्स थे, वी टुक देम टू हॉलैंड, द बिगेस्ट ऑक्शन सेंटर वहाँ जहाँ पे फ्लावर्स का ट्रेड होता है। हमारे टीम को हम लोग ने 1 महीना वहाँ स्टडी करने के लिए छोड़ दिया। सो उस समय में ग्रोइंग टेक्निक्स, वैरायटी सिलेक्शंस, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये चैनल सीख के आ गए। एंड व्हेन वी केम बैक तो ठीक है, उस समय वहाँ पे माल जो बिकता था सुपर मार्केट्स में ही बिकता था। तो सुपर मार्केट में एंट्री, कुछ पहचान हुआ एंड स्टार्टेड, बट एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो भी स्टेगनेंट हो गया कि यार वही करते जा रहे, प्रीमियम प्राइस नहीं मिल रहा है। सो व्हेन वी आस्क फॉर प्रीमियम, तो प्रीमियम सुपर मार्केट में जाने के लिए देन अगेन इट कम्स रॉयल्टीज़, सर्टिफिकेशंस। अगर सर्टिफिकेट्स है, मीन्स फेयर ट्रेड और ये सब बड़े सर्टिफिकेट्स है, अगर आपके पास है तो आपको प्रीमियम मार्केट में जाना मिलता है, वहाँ पे आपका प्रोडक्ट बिकता है। वी वेंट इनटू दैट, वो कर लिए। उसके बाद मार्केट में भी नाम होने लग गया कि यार रिलायबल सोर्स। बट व्हेन यू आर रिलायबल सोर्स, तो अपने इंडिया में वॉल्यूम इज़ नॉट दैट बिग एज़ कम्पेयर टू केनिया, इथोपिया। केनिया इथोपिया में जाएंगे तो अपने इंडिया में जितने फार्म्स है तो उधर 1 या 2 आदमी में ही उतने ग्रीन हाउसेज बन जाते थे बेचने के लिए। तो साइज़ वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हम लोग ने यहाँ पे फिर देन वी एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ाया, कुछ फार्मर्स को भी साथ में लिए हैं। आज नॉट दैट बिग, बट आज की तारीख में हम लोग 100 एकर्स ग्रीन हाउस का कल्टीवेशन, मीन्स रोजेस का कल्टीवेशन, एंड एक्सपोर्टिंग वर्ल्ड वाइड, वेरी फ्रॉम अमेरिका टिल न्यूजीलैंड का हमारा मार्केट है। बट ये जर्नी में एक चीज़ पता चलेगी, यू हैव टू चेंज विद द टाइम्स। टाइम मीन्स आज पूरे इंडिया में आप अगर देखोगे तो रेड कलर का एक ही वैरायटी है रोज़ का, एक ताजमहल करके वैरायटी है, तो पैन इंडिया में एक ही उगाते हैं, वैसा नहीं है। आप मार्केट में जाते हो तो कंटिन्यूसली उनको भी नया वैरायटीज़ लगता है, नया ट्रेंड लगता है, नया हेड साइज एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये आप टाइम टू टाइम अगर
अपने आन इसमें भी अगर आप चेंजेस कर सकते हो, फॉर श्योर मार्केट में आप स्टैंड कर सकते हो. एंड बिलीव मी, आज इंडिया में अगर सब जन अगर इस तरफ से देखेंगे तो इंडिया कैन बी अ बिगेस्ट एक्सपोर्टिंग फ्रॉम फॉर फ्लावर्स. बाकी तो प्रोडक्ट्स है, बट फ्लावर्स में आज भी रिक्वायरमेंट है क्वालिटी प्रोडक्ट का एंड लीगली रॉयल्टी प्लेट प्रोडक्ट का. But sir, why aren't many companies still there? आपने एज अ कंपनी, एक किसान अपने आप में जो उगाता है उसकी कॉस्ट्स, उसकी चैलेंजेस अलग होती है, और आप एक कंपनी चला रहे हैं तो, और काफ़ी कंपनीज बंद हो गई, तो व्हाट डू यू थिंक कि आपने क्या अलग किया? कॉस्टिंग तो यू टाइटेंड योर पर्स एंड यू टाइटेंड कॉस्ट कटिंग, तो ऐसा अलग क्या कर दिया जिसकी वजह से आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई? सर, क्वालिटी, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी. सेकेंड वॉज रॉयल्टी पेमेंट्स. सी ब्रीडर्स ने जो मेहनत की है नए टाइप के फ्लावर्स डेवलप करने के लिए, आपके पास नया फ्लावर्स है जो सबके पास अवेलेबल है, वो मेरे को प्रीमियम प्राइस नहीं देगा. इफ़ आई हैव समथिंग डिफरेंट, न्यू वैरायटी, इनोवेशन, यस. तो जो मार्केट में सबके पास है तो वो देन इट इज़ अ कॉस्ट कॉम्पिटिशन. ये मेरे को 10 रुपये में दे रहा, अगर 5 में आप देते हो तो मैं देता हूँ. आई डोंट वांट टू कॉम्पीट इन दैट मार्केट. प्रीमियम मार्केट, सेपरेट सेगमेंट, अलग प्रोडक्ट रहेगा. यू हैव अ मार्केट फॉर दैट. That is what I wanted to bring out over here for all the people. कि running a business, we all know 1 + 1 = 2. It's simple maths. And then there is management. But what keeps you going, या तो business अगर आपको continue करना है, innovation और constant changing with the times, as he said. वक्त बदलता है, उसके लिए business को कैसे बदलना है और innovate कैसे करते रहना. How are you different? आप अपने customer को, एंड कस्टमर को अलग अलग चीज़ें कैसे आप हर बार ला सकते हो? क्योंकि दुनिया बदल रही है, हमें दुनिया के साथ जो उनके जो कस्टमर्स है, अमेरिका टू न्यूजीलैंड, उनके जो कस्टमर्स की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि वो सेटल हो गए. वो आई थिंक एक कोई फ़ोन ब्रांड है विच हैज़ नेवर सेटल, इट्स गॉट अ टैगलाइन विच हैज़ नेवर सेटल. आई थिंक दैट अप्लाइज टू यू, that you didn't, and you kept continuing changing and bringing innovation. एक मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप यूरोप में जाते हो तो एवरी वीक जो वो प्रोविजंस खरीदने सुपरमार्केट में जाता है तो फ्लावर्स लेके घर में आते, बिकॉज कोल्ड कंट्रीज है, बाहर कोई निकलता नहीं, घर में ही ज़्यादा लोग रहते हैं. बट एक टिपिकल टाइप ऑफ फ्लावर्स वो कितने दिन रोज़ वही ला के देखेगा तो उसको नहीं मज़ा आएगा. सो आफ्टर 2-3 मंथ्स वो भी बोर हो जाता है, यार ये वैरायटी तो मैं देख ली है, ये कलर तो मैं देख लिया, कुछ अलग चाहिए. सो यू हैव टू बी इन ट्रेंड विद दैट, अदरवाइज यू आर नॉट इन द मार्केट. That's true, that is true. And मैं आल्समेर गया हूँ, and when you walk in, it's such a beautiful sight to have all those colors and different varieties. Yes. It is as big as 10 football grounds. 10 football grounds. इतना बड़ा है. Yes. And it is world's biggest market for flowers. And not only roses, but any type of flowers, and nowadays also plants, is been sold there. Good. Excellent, sir. I'd like to now come to Kapil Sawant. Kapil, I already introduced you, you are a young boy, and firstly, very importantly, you're a software engineer and you're into robotics. Yeah. And then you got into, my question to you is twofold. One is, why did you choose agri as a industry to work in? That is one very important question, because like I said पहले भी कि बहुत सारे यूथ हैं जिनको एग्रीकल्चर में करियर नहीं दिखता है. उनको लगता है कि एग्रीकल्चर खेती है और किसान की लाइफ वैसे ही मुश्किल है. तो मुश्किल चीज़ में हम क्यों जाएं? तो यू आर एन एग्जाम्पल कि भाई एग्रीकल्चर में एक करियर अपॉर्चुनिटी भी है. दैट इज़ वन क्वेश्चन टू यू. एंड सेकेंडली इज़ agri-tech is also a huge buzzword today. There are so many companies. The previous panel was also using that when you speak of drones and other bits and pieces. Right. आप Farmernaut क्या करता है? How is it different? ये अगर आप मुझे तो ये 2 सवाल मैं आपको कर रहा हूँ. हाँ. तो जो कंपनी के फाउंडर है अंकुर, ही इज़ माय सीनियर ओनली. तो उसका ऐसे था कि हम लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर निकले, सो वी नो टेक, हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एनीथिंग वी कैन लर्न. तो ऐसे तब था कि वी शुड बिल्ड समथिंग दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. तो पहले था हम लोगों ने, फिर अंकुर का आइडिया था, ही स्टार्टेड द कंपनी, ही बिल्ड द टेक्नोलॉजी, अंडरस्टैंड किया,
जैसे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, हमारा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, हम लोग सैटेलाइट इमेज से वी मॉनिटर योर फार्म टू प्रेडिक्ट कि क्रॉप कहाँ पे हेल्थ सही है, कहाँ पे इरिगेशन की ज़रूरत है। तो ये करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो बाहर की कंट्रीज़ में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आप गूगल अर्थ पे जाओगे तो आपको अब ऑलरेडी वो सैटेलाइट इमेजेस दिखती है। एंड बाहर की कंट्रीज़ में क्योंकि फार्म जैसे इन्होंने बताया एक दो जहाँ पे जो 100-500 लोग एक खेत मतलब 500 फार्मर्स जिनका एरिया कवरेज होगा वहाँ पे वो 1-2 लोगों का ही होगा, तो वहाँ पे वो एग्जिस्ट करती है क्योंकि स्केल बड़ा है। यहाँ पे अगर इंडिया में चेक करना है वो तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। तो इसलिए फिर हम लोग पहले थे कि अगर बाहर टेक एग्जिस्ट करता है तो इंडिया में भी ला सकते हैं हम लोग इसे। तो उससे फिर वो आइडिया चालू हुआ था, उससे आइडिया आया। फिर आपने जैसे बोला कि 1+1=2, दैट इज़ ट्रू इन टेक। तो टेक बनाना वॉज 1+1=2 क्योंकि वो लॉजिक का काम है। हमने लॉजिक लगाया, कैसे करना है, क्या करना है, सीख लिया, बना दिया। बट उससे बिजनेस बनाना इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम, क्योंकि बिजनेस बनाया तो हमें भी पैसा बनाना है और सामने वाले को भी फायदा चाहिए। तो दैट वाज द थिंग। सो फिर उससे धीरे धीरे बिजनेस बना। बिजनेस बनते वक्त वही है, मेन चीज़ है कि अगर आप सामने वाले को कॉस्ट इफेक्टिव में सही में कुछ अगर दे पाओ कि जिससे उसको फ़ायदा हो रहा है तो वो वापस आके खरीदेगा। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कैन वर्क इन लॉन्ग टर्म। तो वो हमारा क्लियर था। और जैसे इन्होंने बोला कि हमेशा फार्मर खुद से ही आके बताता था कि तो आपने ये किया बट हमें ये भी चाहिए, आपने ये किया बट ये चाहिए, ये किया हमें काम नहीं आ रहा या गलत आ रहा है। तो फार्मर इटसेल्फ वाज इम्प्रूविंग आवर प्रोडक्ट, तो उससे हमारा प्रोडक्ट बढ़ते चला गया। और जो सेकंड क्वेश्चन था आपका कि हम अलग क्या कर रहे हैं, तो मेन वही है कि जैसे हम लोग अभी बताऊंगा मैं कि हम लोग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज़ करके आपके खेतों को मॉनिटर कर सकते हैं, क्रॉप हेल्थ, इरिगेशन का बता सकते हैं। तो पहले जब कोई सैटेलाइट वर्ड सुनता है, नॉर्मल फार्मर का रिएक्शन होता है अरे ये कुछ तो हाई फाई चीज़ें, साइंटिफिक चीज़ें हमें समझ नहीं आएगी। और ऊपर से ऐसा भी है कि ये अगर हाई फाई तो एक्सपेंसिव होगा, हमें आएगा, हम लोग पैसा दे भी पाएंगे नहीं। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी को कैसे इजी टू यूज़ करें, नॉट जस्ट साइंटिफिक जार्गन या कुछ जस्ट इमेजेस नहीं, बट कि उसको पढ़ के फार्मर को समझे कि अच्छा ये है तो हम लोग को ये चीज़ें करनी चाहिए, इरिगेशन में ये 4 चीज़ें करनी चाहिए, फर्टिलाइज़र में ये 4 चीज़ें करनी चाहिए, पेस्ट डिसीज़ में ये 4 चीज़ें करनी चाहिए। तो वो हम लोग अभी पर्सनलाइज रिकमेंडेशन देते हैं फार्मर को कि आपका सैटेलाइट विजिट हुआ बट उससे ये आपको एक्शन करना चाहिए। तो ये जब एक्शन आ जाता है ना तो फार्मर वो समझता है अच्छा ठीक है मुझे ये करना चाहिए, मैं वो कर सकता हूँ। अगर आप सिर्फ साइंटिफिक इंडेक्स वैल्यूज़ कुछ दिखाओगे नंबर्स तो वो समझते नहीं है। एंड दैट वाज इनिशियल और मेन चैलेंज कि कैसे उसको फार्मर को उनके समझ आए उस लैंग्वेज में हम लोग दे पाए। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड वाज ऑब्वियसली द कॉस्ट कि हम लोग इसको कैसे एकदम चीपर वे में अवेलेबल करके दे। सो दैट ऑल्सो वी काइंड ऑफ सॉल्व इट नाउ कि इट्स वेरी चीप टू हैव दिस सर्विसेज। और इंडिया स्पेसिफिक में मेनली जो अनदर इशू है कि जो लैंग्वेज बैरियर, नॉट एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश। तो हम लोग कैसे उसको हमारे ऐप में अब 50+ लैंग्वेजेस में हम लोग सर्विसेज दे पाते हैं। तो कोई भी डेमोग्राफिक का फार्मर हो, ही कैन अंडरस्टैंड आवर सर्विसेज। सो दीज आर 2-3 मेन थिंग्स दैट वी डू डिफरेंटली। जिससे when you say you've got 50 languages, are you well spread out over India? Yeah, I mean we are spread out across India, but it depends like for us from let's say software perspective, converting it to one language and converting it to 50 language, there is not much difference in terms of effort. So when we Okay. did it for 2 languages, we were saying okay, You're able to do yeah. that. तो आज के तारीख में कितने किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं? Indirectly we have I think 1 lakh plus farmers Across the country, across globe. across the globe. Yes. क्योंकि मैं स्टडी कर रहा था, you have reached Uzbekistan, Yes. and Egypt and what, Switzerland, Right. and even Africa, Rwanda Yes. and Kenya. Yes. How would you compare using it there, the reaction of the growers, और यहाँ इंडिया के किसान? How do you? राइट अगर आप मेंटालिटी पूछेंगे तो आई थिंक वी हैव सीन द सेम बिहेवियर अक्रॉस ग्लोब, लाइक अडाप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे यहाँ पे फार्मर बोलेगा कि अरे टेक्नोलॉजी करे नहीं करे कि सही होगा नहीं होगा, इनिशियल फेज में सेम बिहेवियर हम लोग को बाहर भी दिखता है। इट्स अ कम्युनिटी ड्रिवन मार्केट। अगर सब लोग करें तो अगर 2-4 लोग प्रोग्रेसिव फार्मर करते हैं एंड दे सेल कि यार नहीं मुझे इससे फ़ायदा हुआ, तो और बाकी के 4 लोग आके उनके साथ करने लगे। सो इट्स सेम अक्रॉस ग्लोब, हर जगह इट्स कम्युनिटी ड्रिवन। कम्युनिटी का साइज अलग होगा, वे अलग होगा, बट इट्स अ कम्युनिटी ड्रिवन थिंग। तो फॉर अस व्हाट हैज़ वर्कड इज़ कि अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो कि टेक्नोलॉजी फॉर फार्मिंग और समथिंग, तो फार्मर नॉट का नाम आ जाता है। तो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स दैट वी हैव, दे हैव अप्रोच्ड अस, like the sales that we have done, it has not been much effective, let's say,
but the inbound sale has always been effective. So all the customers that you are seeing that have come from outside, they have actually like simple Google search, and they approached us. So because these people are already, इनका कैसे कि already intention है, उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, तो हम लोग, उन्होंने जो बोला कि हमें ये चाहिए, तो हम उनको करके दे पाते हैं. और जब ये लोग देखते हैं कि हमें फ़ायदा हो रहा है, तो अपने आप उनके अराउंड जो लोग हैं वो लोग ये कर पाते हैं. वो लोग भी फिर वो करना चाहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम लोग भी ये कर सकते हैं. तो इसे हाँ. मोरेसा पाटिल साहब, एज फार्मर्स, ग्रोवर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन, दे आर योर कस्टमर्स. राइट. तो डायरेक्ट फीडबैक, सर आप, व्हाट इज योर फीडबैक अबाउट यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी? देखिए, टेक्नोलॉजी का दिक्कत ये होता है कि जैसे कि मोबाइल पे कुछ आ रहा है, कुछ इंफ्रारेड इमेजेस सैटेलाइट से हमें आ रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उसका दिक्कत ये होता है कि उसका एनालिसिस हम नहीं कर पाते. मेजॉरिटी दिक्कत फार्मर का ये होता है कि फार्मर जो भी स्टफ यूज कर रहे हैं अभी टेक्नोलॉजीज की, जो भी है बहुत सारे हैं अभी, और वो खाली, मैं अगर एक फार्मर हूँ तो मैं दूसरे फार्मर को दिखाने के लिए यूज़ करता हूँ. खाली उसको देख, मैं ये कर रहा हूँ, मॉइस्चर मेरा आ रहा है, कुछ सैटेलाइट इमेजेस आ रहे हैं, यहाँ पे ग्रोथ कम है, यहाँ पे रेड दिख रहा है, यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, तो ये खाली एक दूसरे को बताते हैं. दिक्कत ये है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसा करना है वो उन खुद को मालूम नहीं होता है. टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है फार्मर्स को, इसमें कोई दो राय नहीं सर. लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे लगता है शायद 1% भी फार्मर नहीं होंगे आज की तारीख में जो उसको एग्जैक्टली एनालिसिस कर पाए और उसके हिसाब से कुछ काम कर पाए. तो टेक्नोलॉजी एक बाजू में सही है, लेकिन मुझे लगता है ये आप लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है ये कि वो आपको सिखाना पड़ेगा. इमीडिएट फीडबैक फॉर यू राइट नाउ. तो बेसिकली आई थिंक व्हाट मोरे साहब इज सेइंग कि एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए. राइट. एक सपोर्ट सिस्टम या तो आपकी कंपनी के थ्रू या तो Right. एक बिजनेस मॉडल बन सकता है राइट. कि भाई ये सारी डेटा लेकर उस डेटा का करना क्या है. राइट. एक्चुअली जैसे हमारा एक लेबोरेटरी होती है, लेबोरेटरी आपको बोलते हैं आपकी विटामिन लेवल्स, आपकी हार्मोन लेवल्स क्या है, और फिर डॉक्टर बताता है क्या दवाई लेनी है. राइट. तो एक्चुअली हमारा, जैसे हम लोगों ने बोला, हमारा प्रोडक्ट इज बिल्ट ऑन दिस काइंड ऑफ फीडबैक्स. तो ये फीडबैक हम लोग को पहले से आ रहा है कि आप दे तो रहे हो, बट इसका हम करें क्या. ठीक है, रेड दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, समझ आया, बट करें क्या. तो वही हमारा अभी प्रोडक्ट है कि हम लोग फार्म लेवल पे बताते हैं कि अभी आपका सैटेलाइट विजिट ये हुआ, अब अगले 7 दिन के लिए आपका इरिगेशन ऐसे ऐसे होना चाहिए, इतना मिलीमीटर में होना चाहिए, इस तरह से करिए, क्योंकि इस दिन ऐसा वेदर है, इतना पानी उड़ जाएगा, आपका इधर पानी का स्ट्रेस है. सेम विथ फर्टिलाइजर कि आप बताएंगे कि क्योंकि आपकी क्रॉप की हेल्थ दिख रही है, तो वी काइंड ऑफ ट्राई टू प्रेडिक्ट इट एंड गिव एक्शनेबल इंसाइट कि आप यहाँ पे ये कर सकते हो, यहाँ पे ये अगर आप यूज़ करोगे तो शायद इसका इफेक्ट कम होगा. एक चीज़ मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ. राइट. कि जैसे ग्रेप्स का लेके चले हम, तो एक साइकिल रहता है ग्रेप्स का, तो डे 1 to 150 डेज का साइकिल है समझो. राइट. लेकिन उसका प्रूनिंग डेट अगर 1 सितंबर है एक प्लॉट का, और एक प्लॉट का 1 अक्टूबर है, तो मतलब 1 महीने का गैप है उसमें, तो ग्रोइंग साइकिल अलग रहेगा उसका. Right. भले ही वो 4-5 दिन का होगा. अल्गोरिदम ने आपने ये डाल दिया कि क्रॉप कोएफिशिएंट डे 1 में ये है, डे 16 में ये है, डे 70 में ये है, डे 150 में ये है. तो ग्रोथ स्टेज आपने डाल दिया, वो एग्जैक्टली इमेज लेता है, वो बात अलग है. लेकिन जो पानी वो निकल रहा है, न्यूट्रिएंट्स वो ले रहा है, वो 2 प्लॉट का अलग रहता है. तो दिक्कत ये हो जाती है कि वो अगर आप सॉफ्टवेयर में कुछ डाल रहे हैं तो सेम टाइम में वो अलग अलग प्रूनिंग टाइम में एग्जैक्टली वो रियल टाइम रिजल्ट्स नहीं दे पाता है. ये भी दिक्कत रहती है उसमें. नहीं सर, सही बोल रहे हैं कि ऑब्वियसली 2 फार्म्स का अलग होगा, क्योंकि 2 अलग अलग टाइम पे उसको लगाया गया है. तो हमारे सिस्टम में 2 अलग अलग फार्म्स हो गए, वो एक फार्म नहीं होगा. हम जब मैप करेंगे, जैसे हमारे पास ऐसे भी होता है कि 2 अलग अलग स्पेस, 2 अलग अलग खेती होंगे, या फिर कुछ कुछ का क्रॉस ब्रीड भी होता है कि 2 साथ में हो रहा है. तो वो हमारा जब इनपुट हम लोग लेते हैं कि आपके खेत में क्या है, तब हम लोग ये इनपुट करते हैं कि इसका ये सोइंग डेट था, इसका यही है, तो वो हम लोग ट्राई करते हैं अकाउंट करने का. ऑल द फीडबैक दैट यू आर गिविंग, दिस इज व्हाट मेक्स आवर प्रोडक्ट बेटर. क्योंकि अगर हमने RA36 ग्राफ किया है, सेम टाइम सेम प्लॉट थॉमसन सीडलेस है वहाँ पे, तो ग्रोइंग में
बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है उसको। तो Right. ये आपके लिए Right. बहुत मतलब सोचने वाली बात है कि इसको आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा Right, right. और उसके हिसाब से आपको आगे जाना पड़ेगा। राइट यू तो कपिल इसी पॉइंट को लेकर मतलब आप अभी अलग अलग क्रॉप्स में शायद काम कर रहे हो, Right. इन्होंने ग्रेप्स का एक उदाहरण दे दिया, तो आपको ये चैलेंजेस क्या आ रही है ग्राउंड लेवल पर? जो आपने पहले एग्जांपल दिया, ये जो इंटरनेशनल कंपनीज दे आर कंपनीज इवन इफ दे आर फार्मर्स, बड़े फार्म्स होते हैं, राइट उनकी एक सोच और तरीका अलग होता है। इंडिया 86 to 90% छोटे किसान है, राइट तो वो छोटे किसान को समझाना और उसको एट इंडिविजुअल लेवल पे, आपने पहले बोला कि कम्युनिटी लेवल पे होना चाहिए, तो आप कैसे कम्युनिटी लेवल पर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो राइट और इंडिविजुअल फार्मर को कैसे आप उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हो कि पॉसिबल है? आप कौन सी सैटेलाइट यूज़ कर रहे हो? यू जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि सवाल ये है कि इंडिया इज सपोज टू बी अ हब ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट वी आर प्रोवाइडिंग, हमारे पास बैक एंड ऑपरेशन हैं, अब यू लुक एट ऑल द IT hubs, वी आर प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी टू द वर्ल्ड. My question actually I am trying to understand from you and for the audience over here is how much is the penetration of technology in India? ओके Do you have any statistics for that? And how much do you think, कितना टाइम लग जाएगा for Indian किसान, हमारे देश का किसान जो टेक एनेबल्ड यूज करेगा? ये इज इट अ लॉन्ग जर्नी? डू यू सी इट हैपनिंग नाउ और डू यू सी इट Right. क्योंकि बहुत देर है? हाँ तो आई थिंक पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा कि हम लोग क्या डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, एंड दूसरा रिगार्डिंग पेनिट्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो जो डिफ़िकल्टीज़ है आई थिंक इट्स द सेम कि अडाप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और थोड़ा वो ट्रस्ट आना टेक्नोलॉजी की दिस वर्क्स, तो वो थोड़ा हमारा मेन इशू रहता है कि हाउ अ फार्मर कैन अडॉप्ट इट। तो हमारे लिए जो काम किया है वो वही है कि जब प्रोग्रेसिव फार्मर कोई हमें अप्रोच करता है तो वो जब सिस्टम यूज़ करता है फॉर 6 महीना 1 साल, एंड दैट प्रोग्रेसिव फार्मर जब ट्रस्ट कर ले, मतलब ट्रस्ट आ जाता है उसको कि अरे मैं 6 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, 1 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, एंड आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स दैट आई वांट, तब वो बाकी की कम्युनिटी भी उसको फॉलो करना चालू करते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ वर्क फॉर इस। अगर आप कोई दूसरे फार्मर को बताना चाहोगे कि नहीं नहीं ये काम करता है, अनलेस वो उसका रिजल्ट देखे, ही विल नॉट बिलीव इट, राइट? तो वो उसको रिजल्ट ड्रिवन ही है, और इट्स अ थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, बट दिस इज़ व्हाट वर्क्स इन लॉन्ग टर्म। मतलब आप 1 महीने में कन्विंस कर दोगे किसी को, बट अगर उसको सही रिजल्ट नहीं मिला तो वो 1 महीने बाद छोड़ के चले जाना है। बट ऑन द अदर हैंड अगर कोई दूसरा फार्मर है कि जो 6 महीने से 1 साल से यूज़ कर रहा है, ही इज सीइंग कि अरे रिजल्ट थोड़े मैच हो रहे हैं, मे बी 80% ही सही, 20% गलत आ रहा है, बट 80% मैच हो रहा है, उसकी वजह से मेरी 20% कॉस्ट बच रही है, तो ही इज़ गोना कंटिन्यू, और फिर उसको देख के बाकी लोग आ जाते हैं। जो दूसरा था आपका रिगार्डिंग पेनिट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी तो हमारा वैसे भी फार्मिंग में यूज़ होता है, मतलब मशीनरी आप देखोगे तो इट्स टेक्नोलॉजी ओनली, इट्स जस्ट द डिफरेंस इज कि वहाँ पे हार्डवेयर है, व्हाट वी आर बिल्डिंग इज सॉफ्टवेयर। तो अगर इसका एक्चुअली हमारे पास लाइक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो जैसे हम लोग छोटे फार्मर्स के लिए, जैसे हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, तो हमारे पास एक कस्टमर वही फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख के आया कि उसने ख़रीद लिया हमारा सब्सक्रिप्शन, एंड एक दो हफ्ते 2-3 हफ्ते उसने देख के फिर हमें कॉल किया कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये हो रहा है, ये ऐसे दिख रहा है। तो हमने बोला सही है कि आपके लिए कुछ अलग मतलब गलत दिख रहा है तो आप बता दो, नहीं है तो दिखा। तो ही वॉज हैप्पी विद इट, बट एट द एंड ही सेड कि मैं तो अभी 25 साल का यंग ही हूँ, मेरे पापा मेन है, तो मैं पहले पापा से इसको कंफर्म करूँगा, कंफर्म जो होता है फिर हम लोग इसको लेंगे। तो दे आर स्टिल विथ अस, बट माई पॉइंट इज कि मे बी पेनिट्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इज नॉट दैट डेप्थ इन राइट नाउ, बट ओवर द लेट्स से 5 years 10 years और मे बी 20 years फॉर श्योर, क्योंकि नई जनरेशन जो है दे आर यूज टू हैविंग मोबाइल फोन्स वेरी अर्ली इन देयर लाइफ, सो एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। तो जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फार्मर्स होंगे, यंग फार्मर्स, दे विल अडॉप्ट टेक्नोलॉजी मच फास्टर देन व्हाट इज नाउ। और हम लोग कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर देख ही रहे ग्रोथ कि हम लोग का जो 3 साल पहले था और अभी है, इट्स इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। तो फॉर श्योर जो पेनिट्रेशन है मे बी इनिशियली स्लो है, बट फॉर श्योर एक्सपोनेंशियली वो ग्रो हो जाएगा। थैंक यू फॉर दैट। यू नो आजकल एक सवाल ये भी है कि यंग किसान जो आप कह रहे हो वो फार्मिंग करना ही नहीं चाहते, राइट। तो यू नो वो भी एक चैलेंज रहने वाली है आपको। आप जो कह रहे हैं कि आपको आगे 5-10 साल में, लेट अस होप द फार्मर इज स्टिल देयर यस for your customer. Just very quickly, I would like to move to royalties. सर आप दोनों कंपनीज
आप फ्लावर्स में और ग्रेप्स में नए नए वैरायटीज ला रहे हैं सर, उसकी एक रॉयल्टी पेमेंट करनी पड़ती है। ये रॉयल्टी पेमेंट की फिजिबिलिटी ये कितनी सही है, और ये नए वैरायटी लाने की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड, इसकी डिमांड कहाँ से आ गई? ये तो आपने कस्टमर की तरफ से बोल दिया आपने जो सुपरमार्केट, लेकिन both of you all. See, royalties is necessary. Why? Because somebody is doing some invention और उसको हक मिलना चाहिए। अगर रॉयल्टीज ही नहीं दोगे, वो नया ब्रीडर विल नॉट ब्रीड न्यू वैरायटीज एंड ब्रिंग इनटू द मार्केट। अभी हमारा जो ब्रीडर्स के साथ काम होता है, दे कम दिस ईयर फैसिलिटीज़, और हमारे ग्रोइंग कंडीशंस में कौन सा वैरायटी ऐसा नहीं चल सकता है, वो करते हैं। मेनी अ टाइम फार्मर्स शाय अवे फ्रॉम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार रॉयल्टी नहीं पे करना है। वो रॉयल्टी सुन के ही उसके दिमाग में आ जाता है यार पैसा बहुत बड़ा रहेगा। That's the reason I asked you that question. या Because it's a mentality issue also. या मेंटलिटी इशू। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। एक ताजमहल करके एक रेड कलर की वैरायटी बेंगलोर में लॉन्च हुआ था, आई थिंक 10-15 ईयर्स बैक। वो वैरायटी फिर कोई लेके पूना रीजन में किसी ने प्लांटेशन किया, एंड उसको कोई भी पूछता था व्हाट इज़ दिस वैरायटी, तो यूज्ड टू जस्ट से ये टॉप सीक्रेट है, बोलेंगे नहीं करके। बट अनफॉर्चुनेटली वो वैरायटी का नाम टॉप सीक्रेट हुआ, और पूरा इंडिया में टुडे दैट इज़ द वैरायटी नोन एज टॉप सीक्रेट। अच्छा, वैरायटी का नाम टॉप सीक्रेट हो गया। सो दिस इज द ब्लंडर। और आज जब हम लोग ब्रीडर के पास गए कि व्हेन इट इज़ बेंगलोर इट इज़ ताजमहल, एंड व्हेन इट इज़ पूना एंड अदर रीजन इट इज़ टॉप सीक्रेट। सो वी लिटरली हैड टू टेक लेटर्स फ्रॉम ब्रीडर सेइंग दैट दिस बोथ द वैराइटीज आर सेम एंड कैन बी मार्केटेड अंडर बोथ दिस नेम्स। अदरवाइज मैं जब उधर बेचने जाता था तो मुझे बोलता था दिस वैरायटी इज़ नॉट रजिस्टर्ड, इट हैज़ टू कम लाइक दिस। सो द रीज़न वाई रॉयल्टीज, बिकॉज इंडिया में अपने यहाँ पे ICAR और इन लोग कर रहे हैं वैरायटीज़ पे काम कर, बट वो बाहर नहीं आ रहा है। तो उस समय में अपने के लिए न्यू वैरायटीज हैज़ कम फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट ओनली। एंड अगर आप सेम प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में बेचने जाओगे, एंड इफ इट इज़ बिग वॉल्यूम्स, फॉर श्योर समबडी इज़ वॉचिंग यू, और वो आके पूछेगा भाई ये कहाँ से लाया है। एंड हम लोग ये सोचते हैं कि अगर आज वो वैरायटी के ऊपर आप 2 रुपये कमा सकते हो प्रीमियम में, सो वाई शायद पे करो, और यार आपको वो और टेस्टिंग के लिए नया वैरायटीज़ देगा। अदरवाइज आज इंडिया में देखोगे आप बहुत सारे फार्म के 30 इयर्स जुना वैरायटी आज भी चल रहा है। देयर आर फ्यू वैरायटीज़ एंड आई थिंक फ्यू मेंबर्स हु आर बी पेइंग रॉयल्टीज एंड ब्रिंगिंग वैरायटीज, अदरवाइज वी गो टू इंटरनेशनल। So are you saying that people are not paying royalties? नॉट पेइंग रॉयल्टीज, So the varieties are being stolen, स्टोलन, यस। and the breeders are not filing cases against. अपने यहाँ पे दिस प्रोटेक्शन एक्ट I must share with you, I don't know जिन लोगों को पता है नहीं पता है, India is not a part of UPOV. UPOV एक अग्रीमेंट है जहाँ पर ब्रीडर्स राइट्स को प्रोटेक्ट की जाती है। तो ब्रीडर इंडिया में ब्रीडर्स बहुत हेजिटेट होते हैं आने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी लीगल कॉन्स्टिट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो उनको यहाँ पर आकर पूरी वो हर वैरायटी को रजिस्टर करना पड़ता है, और फिर उनको एक लीगल रिकॉर्स मिलती है। तो ये जो एक मुश्किल है कि काफ़ी ब्रीडर्स इंडिया आने से भी डरते हैं कि अगर हम हमारी कुछ वैरायटी जो अच्छी है लेकर आए, उसे हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट्स द फार्मर, और वो कहते हैं कि अगर किसान के पास वो फैल रहा है तो फैलने दो। तो ये जो एक मुश्किल आती है कि दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल वेर ही सेज कि वैरायटी फैल चुकी है एंड ब्रीडर इज लूजिंग हिज रॉयल्टीज, एंड ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल हु इज एक्चुअली पेइंग हिज रॉयल्टीज टू द ब्रीडर। सही है ना सर? सही। एक रिसेंट एग्जांपल है, दिस हॉलैंड में एग्जीबिशन था, एंड वी वेंट टू वन ऑफ द न्यू ब्रीडर्स टू आस्क भाई ये नया दिखता है, वी वांट टू प्लांट एंड सी इन ऑर्डर। सो द मोमेंट वी सेड इट इज़ इंडिया, तो बोला सर आई नो यू एज अ कंपनी फॉर लास्ट 30 years and you are doing good, excellent, and I trust you, you can do that thing, but I don't trust the country as such, because ये सुनने के बाद भी कभी कभी बुरा लगता है कि यार बहुत बुरा लगता है। एंड आई थिंक कंपनीज लाइक योरसेल्व्स एंड माई सेल्फ, वी आर ऑल ट्राइंग टू गो अबव दैट इमेज कि इफ इंडिया हैज़ गॉट दिस सैड और रॉन्ग इमेज, वी शुड वी आर नॉट लाइक दैट। सेकेंड इज जो फार्मर है, मेरे ख्याल से सबको रॉयल्टीज़ का मतलब नहीं मालूम है।
तो उन लोग उतने एजुकेटेड नहीं है, या शायद उन लोग वो इंटरनेशनल मार्केट के टच में भी नहीं आए हैं जिनको वहाँ से पता चल सके। सो व्हेन और 90% ऑफ द फार्मर्स को कैसा होता है कि दे आर गेटिंग आइदर सब्सिडी फ्रॉम NHB एंड स्टेट बोर्ड्स। तो अगर उस सब्सिडी देते समय भी अगर आप उनको एजुकेट करते हो कि गो फॉर रॉयल्टीज़ एंड ऑल दिस थिंग, या मेक पार्ट ऑफ रॉयल्टीज़ अगर वो इसमें सब्सिडीज, आई थिंक देन इट इज़ अ गुड फ्यूचर। मौर्य साहब, आपका टेक क्या है इसके ऊपर? देखिए, अगर इंडियन एग्रीकल्चर को देखा जाए तो अगर आप ज़्यादा नहीं एक 30 साल पीछे चले जाए, खाली 30 साल, तो खेती का मतलब था कि गुजारा करना। हम जो भी खेती बाड़ी से कमाते थे वो हमारे जो फैमिली है तो शायद उसका गुजारा हो जाए और बाकी कुछ चीज़ों से आए उससे थोड़ा बहुत हमें फैमिली को सपोर्ट कर सके। ऐसा एक टेंडेंसी था एग्रीकल्चर का 30 साल पहले। मतलब 10 बोरी इसका आ जाए, 10 बोरी उसका आ जाए और फिर ये फैमिली चले, कोई घर में बिगर खाते ना सोए। ये हमारा टेंडेंसी था शायद 30 साल पहले, मतलब बहुत दूर की बात नहीं है। लेकिन आज की तारीख में अगर हमें कुछ पैसा कमाना है तो ये सोच हमें बाजू करना पड़ेगा कि खाली जीने के लिए खेती नहीं करना पड़ेगा। हम जो भी खेती कर रहे हैं वो कमर्शियली इतना ज़्यादा, मतलब हमें उससे मुनाफा आ जाए, पैसा आ जाए वहाँ से, तो हमें प्रोफेशनल और कमर्शियल होना पड़ेगा। तो अगर ये हम सोच रखते हैं तो हमें रॉयल्टी भी पे करना पड़ेगा। तो पहली बात है कि भैया खाली जीने के लिए खेती नहीं करना है, हमें पैसे कमाने के लिए खेती करना है। और ये सोच हमें लगता है हमें आगे लेके जाना पड़ेगा। सर ने फ्लावर्स का बात किया, मैं ग्रेप्स का बात कर रहा हूँ। मेरे लिए थोड़ी सहूलियत ये है, मैं थोड़ा मतलब हमारी कंपनी बहुत लेटेस्ट उसमें आई है, लेकिन सह्याद्री ने शायद 6-7 साल पहले कमर्शियल प्लांटेशन किया है पेटेंटेड वैरायटी का। और वो पेटेंटेड वैरायटी का प्लांटेशन करने के बाद भी सर मुझे बिल्कुल 100% मालूम है कि उसके बाद किसी फार्मर ने एक आधा एकड़ का या कुछ गुंठे का भी इलीगल प्लांटेशन नहीं किया है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है सर। तो आगे चल के हमारे जैसे फार्मर है जो उसमें आना चाहते हैं, उनको 100% मालूम है कि हमें कुछ अलग देना है जिससे हमें पैसा बनेगा, तो हमें रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। तो एक सोच अभी मुझे लगता है एक हो चुकी है और शायद बहुत कम दिक्कत उसमें आएगी। हाँ, कई चीज़ें हो सकती है, मैं इसके लिए मतलब डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगा, ये मुझे 100% मालूम है। दूसरी चीज़, जो भी ब्रीडिंग कंपनी ने ये वैरायटीज़ दी हुई है तो एक ऑर्गेनाइजेशन को दी हुई है जिसका कंट्रोल है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी और फार्मर को भी मालूम है कि हमें रॉयल्टी पे करना है, इसके लिए ही हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा बिजनेस से। ये एक पॉइंट मैंने क्यों आज के पैनल को पूछा था, क्योंकि दुनिया जो जा रही है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वैरायटी के हिसाब से काफ़ी आगे जा रही है और इंडिया के पास अपनी खुद की रिसर्च इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जहाँ पर वो नए वैरायटीज़ लाएं। इस वास्ते हमें बाहर से वैरायटीज़ लाना बहुत ज़रूरी है, इसमें चेक करना बहुत ज़रूरी है और उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो एक मार्केट डिमांड होती है, मार्केट की तरफ से एक खिंचाव आता है कि भाई ये चीज़ आप बनाओगे तो हम लेने को तैयार हैं, एक मार्केट डिमांड होती है। दूसरी बात यह है कि किसान यहाँ पर वही घिसी पिटी पुरानी वैरायटीज़ यूज़ कर रहा है। उससे बहुत ज़रूरी है कि उसके पास एक रेन रेजिस्टेंट वैरायटी हो, एक पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी हो, जिसकी ईल्ड बेटर हो, जिसकी फ्लेवर, टेस्ट, सुगंध इन योर केस, ये सारी चीज़ें भी उसे मिले। तो अंगूर ही बनाना है या फ्लावर ही बनाना है, लेकिन हाउ कैन यू गेट अ बेटर प्रोडक्ट? और दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर ब्रिंगिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू वैरायटीज़ इनटू इंडिया। लेकिन इसे हमें प्रोटेक्ट करना, इनकी जो ब्रीडर्स की राइट्स प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो हमारे देश के लिए डेट्रीमेंटल हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि सह्याद्री के, तो आई नो इट, मैं जब ये वैरायटीज़ पहली बार ला रहा था इंडिया में, मैंने भी बहुत दरवाजे खटखटाए और आपके जैसे जो एक्सपीरियंस हुआ है
वो जब पहले मुझे बोलते थे नहीं यू आर फ्रॉम इंडिया एंड यू नो वी डोंट हैव एनी प्लान्स फॉर इंडिया। मुझे आज सर आप बोल रहे हैं 6-7 साल, लेकिन मैं उसके पहले 10 साल काम कर रहा था। सो ऑल्दो दिस इज योर पैनल बट सिंस यू ब्रोच द टॉपिक, मैं आई वुड लाइक टू शेयर कि मुझे 10 साल लग गए किसी को हाँ बुलाने में कि ओके आई विल कम टू इंडिया। उसके बाद आने के बाद फिर उनको पूरा समझाया, उनको लीगली पूरा समझाई, फिर मुझे वो वैरायटीज़ मिले और वो वैरायटीज़ फिर मैंने जो 2017 में एग्रीमेंट किए वो आज जाकर कुछ उसका चेंज मिल रहा है। वी हैव गॉट अबाउट 1,000-1,500 acres planted and in the long term we are looking at least about 10,000 acres of new grape varieties in the country। एक किस्म का एक रेवोल्यूशन है। तो एक रेवोल्यूशन जो है एक हमारे किसानों की ज़रूरत भी है और मार्केट की भी ज़रूरत है। दोनों चीज़ अगर मिला दो तो फ़ायदा किसान का होता है, देश का होता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक सर आपका मुझे ओपिनियन चाहिए था, ये रॉयल्टीज़ जो लेते हैं दे आर टेकिंग ऑन अ FOB प्राइस, क्या आप सहमत हैं इससे? इज़ इट गुड फॉर द फार्मर? नहीं, हमारे केस में इट इज़ नॉट ऑन FOB वैल्यू, इट इज़ ऑन द नंबर ऑफ प्लांट्स व्हाट यू प्लांट। Okay, so it's on the plant. On the plants. Morris, in your case, it is more on the FOB price. देखिए मुझे हम बहुत इनिशियल स्टेज में हैं अभी, और मुझे मालूम नहीं आगे जाके जो भी एक्चुअल कमर्शियल प्लांटेशन होगा उसके बाद वो सब चालू होगा बिक्री। आज की तारीख में मेरा खुद का ये मानना है कि ये जो रॉयल्टी का जो भी फंडा है ये फार्मर लेवल पे निपट जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आगे चल के देखिए ये तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो खुद प्लांटेशन करेगा, जैसे हमने प्लांटेशन किया है, हमने ऑलमोस्ट 75 एकर्स का इम्पोर्टेड वैरायटी का प्लांटेशन किया है गए साल में। तो ये बहुत हमारे लिए बहुत, मतलब खुद ने जो प्लांटेशन के लिए किया है उसके लिए बहुत सही है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम सब लाइसेंस ही दे रहे, किसी और फार्मर को दे रहे, जैसे सह्याद्री बहुत सारे लोगों को दे रहा है, तो उसके लिए आगे चल के बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि मेरा रिटर्न्स मुझे क्या मिल रहा है, और वो रिटर्न्स अगर रॉयल्टी की जगह ज़्यादा जा रहा है ऐसा उसे लगता है, तो फिर वो थोड़ा बहुत दिक्कत वाली बात शायद आके जाके हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जो कि पर केजी जो भी वैल्यू उसका आएगा वो तय जो होगा रेट उसी वक्त निपट जाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। ठीक है, मेरा पॉइंट ठीक है सर, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। मेरा सवाल ये भी था कि हम लोग जब आपके तौर पे तो इट्स नंबर ऑफ प्लांट्स, ऑरेंजेस में भी वही है, ग्रेप्स में सर वो FOB वैल्यू पे लेते हैं। तो द पॉइंट इज कि यू आर ऑल्सो पेइंग द रॉयल्टी ऑन ट्रांसपोर्ट एंड पैकेजिंग and other costs, which is something I feel the industry should be able to reduce, because अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो उनको पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन they should not be paying royalty on my carton and on my fuel, on my transport, on my labor. I am willing to pay royalty on the product. तो X farm price पे होनी चाहिए. So that is something sir I wanted to present to you. I thought you could comment on that, but maybe that's next time आप negotiate करें तो आप ये कीजिए. So unfortunately I'm running out of time, but I am going to ask a few quick questions to all of you all. You know, we are talking of हमारे पास 1.4 billion की domestic market है, yet you all are focused on export. You are also looking at international markets. So why are you looking at international markets? What is better over there that you cannot get in India with 1.4 billion people? Maybe हमारे वहाँ अलग अलग classes हैं, we have different classes, different societies, but yet there is enough. अगर उसको छांटे भी तो there is enough. So why are we not able to build domestic markets? सी हमारे प्रोडक्ट के बारे में बोलेंगे, फ्लावर्स का। इफ़ इट इज़ लोकल मार्केट इज़ वेरी सीजनल बेस, इवेंट बेस एंड त्योहारों बेस में, फेस्टिवल सीजन आते वक्त अपने जब श्राद्ध पीरियड आएगा तो इट गोज टोटली ज़ीरो, एंड इफ इट इज़ वेडिंग पीरियड देन एवरीवेयर इट इज़ वेडिंग. So the graph is always not like this, it is always opposite, going down. Companies like हमारा जो volume है, if we bring all this volume to local market, for sure
the market will crash because other small flowers are also there, growers are also there. Why international market is consistent throughout the year, because that does not goes on event. Yes, events like Christmas, Valentine's, Mother's Day, वो आते हैं. But otherwise, these flowers are into their cultures day in, day out. So every week there is a consumption. If I have tie-up with supermarket, so we have a fixed quantity base that works throughout the year. So I have to just grow, harvest, pack, send it. But is it good for your company's growth Yes. that you are ignoring or you're not looking at Indian market? No. Or you're not strategizing towards Indian market? I have two things to this. Prior to COVID, we were 100% export-oriented unit, and I never saw local market as such a market. It was only exports. But when COVID happened and जब 2 साल continuously there was no exports नहीं था, and you had to sell in local market. उस समय जब हम लोग फ्लावर्स लेके लोकल मार्केट में जाते थे तो वो बोलते कि ठीक है रोजेस एक है, बट अदर क्रॉप्स क्या है उसके साथ? अदर क्रॉप्स आई मीन फिर जरबारा, क्रिजांथेमम, कार्नेशन, जिप्सोफिलिया, हाइड्रेंजियस. ओके ठीक है. देन आई रिड्यूस सम पर कुछ प्लांटेशन अंडर रोजेस निकाल के हम लोग ने ये प्लांटेशन बढ़ाया. बट बिलीव मी दैट हेल्प्ड अ लॉट. Today, earlier days I was 95% exports. Today I am 60% export and 40% market is in local market. And which is... This is fantastic. This is really and good. the local And market... I'm presuming your turnover has also increased. Yes. And local market is the best. If it is good, then I did not even have to export. It is that big market. So the topic for this session is export success stories. But very important, which is something which I wanted to bring out to everybody here, कि domestic market को ignore मत करो. थोड़ी it is a little lopsided, थोड़ी streamlined नहीं है, कुछ challenges है, लेकिन we cannot export. More साहब, what is? I have Sorry, one more thing please. to this. Nowadays there is a threat because जैसा prices are going up, immediately there is a competition from some other thing. हमारे business को एक threat होते जा रहा है artificial flowers. तो पीपल आज कंपेयर करने जाते जब शादियों का टाइम होता है, आप देखो बड़े बड़े इवेंट्स है. अर्लियर डेज इट वाज फ्लावर्स, बट नाउ जहाँ तक आपका नज़र जा सकता है, हाथ लग सकता है, वहाँ पे ओरिजिनल फ्लावर्स होता है. अदरवाइज इट इज़ ऑल आर्टिफिशियल फ्लावर्स. सो आवर रिक्वेस्ट इज एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो. प्लीज सपोर्ट ओरिजिनल फ्लावर्स, नॉट आर्टिफिशियल फ्लावर्स है. What do you think? मेरी सोच ये है कि सर देखिए, जब हम अगर पेटेंटेड वैरायटी ग्रो कर रहे हैं तो जो रिटर्न्स हम देख रहे हैं तो वो शायद आगे के 2-3 साल तक शायद हमें इंडियन मार्केट में उतना नहीं मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है. लेकिन जो एफर्ट हम सब लोग ले रहे हैं इंडियन मार्केट्स में वो पेनिट्रेट करने के लिए. दूसरी चीज़, उसके पहले की बात थोड़ी मैं करूँगा कि ग्रोइंग में अगर हम जाते हैं और सही चीज़ हम नहीं उगाते तो उसका कहीं भी रेट नहीं मिलेगा हमें, चाहे एक्सपोर्ट हो या चाहे डोमेस्टिक हो. डोमेस्टिक का दिक्कत भी यही है कि शायद सही चीज़ आज तक वहाँ तक नहीं गई, इसके लिए बहुत अच्छा मार्केट वहाँ नहीं बन पाया. मतलब माल तो बहुत सारा जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही रेट शायद वहाँ से नहीं मिल रहा. इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते कि भैया हम एक्सपोर्ट करें, क्योंकि हम एक बहुत सही तरीके से बनाया हुआ एक टिपिकल क्वालिटी उसका है और उसका इतना रिटर्न्स अगर हम यहाँ पे नहीं मतलब हमें नहीं मिलता है तो हमें शायद उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए. लेकिन हमारी कंपनी की सोच ये है कि आगे चल के एक्सपोर्ट की तो बात अलग है, लेकिन हम बहुत स्ट्रांगली हमारा डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर भी ध्यान रख के हम बहुत ज़्यादा सही तरीके से उसको पैकिंग कैसे करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा माल ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में भारत के कैसे पहुंचा पाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, मतलब करना चाहते हैं. ब्रांडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. Yes. और सेग्रीगेशन एंड आई थिंक कस्टमर को एक प्रीमियम ब्रांड और मिडिल ब्रांड अगर आप उस तरीके से अगर सेपरेशन करें तो आई थिंक देयर इज अ कंज्यूमर इज ऑल्सो विलिंग टू पे मनी. I believe that. बिल्कुल. You know, we are running out of time. One last question, and I'll start with you, Kapil, is, and this question is common. आप सभी को common है कि आपकी wish list क्या है? From the government or from institutions or from corporate sectors, what would you like to bring changes? What changes
and what support do you need from external agencies? It could be anybody in your industry, and this is a मंच where you can आप बात कर सकते हैं. फॉर अस थोड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बेटर होना चाहिए इंडिया में. एंड जैसे एग्रीकल्चर स्पेस है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उधर टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन अभी उतना हुआ नहीं है, राइट. तो उधर उस साइड थोड़ा पुश गवर्नमेंट से और थोड़ा मिले तो इट्स बेटर. जैसे फाइनेंस सेक्टर में पुश मिला था कि वैसे ही अगर एग्रीकल्चर स्पेस में मिले तो इट्स अ रियली गुड थिंग. एंड अनदर थिंग इज आई थिंक मे बी इन दिस और मे बी प्रीवियस सेक्शन समबडी सेड रिसर्च ज़्यादा होता नहीं है इंडिया में. तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग यू ऑल सेड, राइट. सो दैट इज़ ऑल्सो आई फील कि वो थोड़ा अगर हो तो बेटर है, क्योंकि उससे अपने को एफिशिएंसी बढ़ जाती है. अगर रिसर्च को होके कुछ अपने को अच्छा प्रोडक्ट मिले तो एफिशिएंसी इन जनरल बढ़ जाती है. तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आई वुड. सर, सी अवेयरनेस जो बोल रहे हैं गवर्नमेंट साइड से. आई एम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड वी आर नॉट मीन्स बोलने के लिए फार्मर्स है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर कॉरपोरेट्स. सी जनरली क्या होता है, ऑल सब्सिडीज और जो भी देखो दोज आर ऑल बैंक लिंक्ड सब्सिडीज. कभी कभी हमको भी लगता है कि यार वी कैन एक्सपेंड नॉट 10 acres, वी कैन गो टू 10-20 acres और व्हाट. उस समय अगर कॉरपोरेट्स को भी अगर बैंक से लिंक नहीं करके अगर सेल्फ फाइनेंस है, अगर उसमें भी सब्सिडीज मिल सकते देन इट बिकम्स अ मोर हेल्पिंग हैंड, रादर वी कैन expand our business more faster. And I have not, our company has not taken a single rupee subsidy from any department. We are self-financed company. but subsidies will add to your bottom line, na? Is that a smart thing to do? See, आज No, it's a brave thing to do. नहीं, see क्या होता है, we don't believe in interest. आज मुझे कुछ करना है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, बट इतना फंड्स एक साथ लाना है, देन आई हैव टू वेट फॉर सम टाइम. बट अगर गवर्नमेंट उसी समय गवर्नमेंट फार्मर्स को दे रहा है, सो दैट टाइम वी से कि यार अगर हमको रादर मैं NHB डायरेक्टर्स के पास तक का गया था फॉर वी कैन इफ इट इज़ नॉट लिंक टू बैंक, आई एम रेडी एंड आई वांट टू टेक इट फॉरवर्ड. सो बट इट discussions. The subsidies are not linked to bank. You don't have to pay interest on that. But that's a different thing. In our country, it works differently. But Yeah. yes. Moving forward in one more thing in this. Earlier days we had freight subsidy. Freight subsidy 20% exports पे freight subsidy मिलता था. And all of a sudden it was stopped some 6-7 years back. So me as well as some colleagues from our industry went to APEDA chairman that time. We had a discussion with them. So simply हंस के बोला, कितना जुना है तुम्हारा इंडस्ट्री? कितना? How old is your industry? Floriculture. I said sir 20 years. बोले अगर 20 years में तुम्हारा इंडस्ट्री अगर नहीं खड़ा हो सका और आज भी तुम सब्सिडी मार दो तो इट इज़ बेटर यू क्लोज डाउन और कुछ दूसरा करना चालू करो. I'm not going to comment on that. It's got some sense. सर सेम स्टोरी है यहाँ पे भी. जैसे सर ने बोला कि उन्होंने आज तक कोई सब्सिडी नहीं लिया है, तो हमने तो सब्सिडी की बात छोड़ो, हमने आज तक किसी गवर्नमेंट ऑफिस में अर्जी तक नहीं किया है आज तक, गए 8 साल में, 7-8 साल में. लेकिन ये नहीं है कि हमें कुछ सपोर्ट नहीं चाहिए. दिक्कत गवर्नमेंट का ये होता है कि कंपनी का एक बंदा जो है वो हर एक ऑफिस में हर दिन हमें बिठाना चाहिए वहाँ पे. मतलब ये कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि उस चीज़ के लिए हमें किसी को फुल टाइम अगर हम उधर भेजते तभी शायद कुछ काम उधर हो सकता है. ये उधर का दिक्कत है. मेरा खुद का ये मानना है कि देखिए गवर्नमेंट को भी कुछ जितना बड़ा आवाज़ हम करेंगे यहाँ पे नीचे तभी आवाज़ उन तक जाएगा, ये उनका दिक्कत है. अभी मेरे जैसा आदमी बड़ा आवाज़ कैसे कर सकता है? ये तो मेरा मतलब उतनी ताकत ही नहीं है हमारी कि हम उतना बड़ा आवाज़ करें तभी कोई सोचे कि यार इसको कुछ हम सपोर्ट कर सकते. मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई टीम, ऐसा कोई ये होना चाहिए कि ये सब चीज़ों के ऊपर कुछ ध्यान रखे वो, और जो भी ऐसे कुछ अगर लोग काम करते हैं तो उनके लिए सपोर्ट की ज़रूरत जो है गवर्नमेंट की जो भी वो दे रहे हैं आज की तारीख में. मुझे लगता है वह शायद मैं गलत हूँगा, लेकिन
आपको वो एक बिजनेस बनाना पड़ता है, गवर्नमेंट से कुछ लेना है तो एक बिजनेस मॉडल आपके कंपनी के पास होना चाहिए कि भैया जाओ उधर बैठे रहो, जो भी स्कीम्स आ रही है तो उस स्कीम को आप अपनी कंपनी के लिए लेके आओ। मुझे लगता है ये बहुत दिक्कत वाली बात है और हम नहीं चाहते और हम उसमें पढ़ना ही नहीं चाहते। ये बहुत ही सैड सिचुएशन है। आज कहो बीजेपी कहो या कांग्रेस कहो, कुछ चीज़ें बदलती नहीं है, वो सिस्टम वैसे की वैसी चल रही है। हमारे वहाँ जो बाबूगिरी कहते हैं, एंड यहाँ लोग दीज आर ट्रू एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने सब्सिडी नहीं ली या गवर्नमेंट की मदद नहीं लेना चाहते हैं और अपने बलबूते पर वो उन्होंने सारी चैलेंजेस लेकर बिजनेस खड़ा किया है। एंड यू नो दैट इटसेल्फ इज़ कमेंडेबल। बहुत बहुत बधाई आपको। आई होप द गवर्नमेंट समवेयर इज़ लिसनिंग कि वो अनाउंस करते हैं ये स्कीम वो स्कीम इतने करोड़े वगैरह, बट ये मुश्किल जो है approaching the government is also a big challenge. So, you know, this discussion I can probably have all day long, but people from the audience, if you have questions, I'm sure they would like to take some. Sir, कोई है जिनको उनको एक mic देंगे please? This is not a question, but one question you asked about the digital penetration. Digital penetration and expectation, okay, which you asked Komal, so I thought let me just share my view being a digital platform. In 2015 we engaged, हमने 35,000 फार्मर एंगेज किए प्लेटफॉर्म पे और आज 10 साल के अंदर 24 मिलियन फार्मर्स और मंथली हम 3 मिलियन फार्मर्स एंगेज कर रहे हैं। आई सी द अपॉर्चुनिटी क्या है, तो हमें इसको पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके देखें। पास्ट वो था जब अर्बन में 3G आया था 15 में और रूरल में 2G था, और उस समय के हिसाब से एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो क्रॉपिन हो गए, बिघाट हो गए, ये तो हमने स्टार्ट किया बेस्ड ऑन दी इंफ्रास्ट्रक्चर जो था। बट प्रेजेंट की बात करें तो आई विल टेक इट 2020 एज अ कट ऑफ, जहाँ पे 4G आया। 4G के बाद में कोविड की वजह से रूरल लेवल पे अडोप्टेशन इंक्रीज़ हुआ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो कोविड के अंदर क्लास 6 के अंदर स्टूडेंट था वो आपका आज से 8 साल बाद 2030 के अंदर आपका कस्टमर होगा। सो दिस इज़ द एंगल वी हैव टू लुक व्हेन वी आर लुकिंग द सॉल्यूशन नॉट फॉर टुडे, सॉल्यूशन फॉर टुमारो। बिघाटी एक ऐसी कंपनी थी जो 15 में स्टार्ट की। आई वॉज फ्रॉम द टेलीकॉम, तो मुझे मालूम था कि LTE आने वाला है 5 साल बाद, तो मुझे 5 साल सर्वाइव करना है। तो आज अगर मैं काम करूंगा तो मुझे 5 साल बाद के लिए काम करना है। नाउ हाउ डू आई सी द फ्यूचर, तो आई एम कंसिडरिंग द नेक्स्ट द बेस लाइन इज अ 2030। वाई? आज की डेट में 7 DPI है जिस पे गवर्नमेंट काम कर रही है। DPI जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारा आधार है वो दैट इज़ वन ऑफ द DPI, ठीक है ना। विस्तार एग्री के अंदर एक सुपर DPI बन रहा है। अभी रिसेंटली एक और DPI जहाँ पे कि जो फार्मर्स को लोन दे रहे हैं उसके लिए रजिस्ट्री बन रही है, ओके। और मेरे को एक बैंकर ने पूछा कि यार हमें तो डॉक्यूमेंट लगते हैं। मैंने कहा डोंट थिंक अबाउट टुडे, लेट्स वर्क फॉर टुमारो, क्योंकि ये 2 साल के अंदर आ जाएगा। तो इफ पर्सनली लेट मी कंक्लूड दिस, द वे हमने चेंज देखा है बैंकिंग सेक्टर में UPI की वजह से, आई बिलीव इट विल नॉट टेक, एग्री में अब उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब इकोसिस्टम रेडी हो गया है। अगर मैं बिघाट की बात करूं तो वी हैड ग्रोन बाय 100x इन लास्ट 3 years। यही अपने आप में एक टेस्टिमोनियल है कि फार्मर्स टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं। यदि आप मेरे एस्पिरेशनल की बात करें, जो मैं टीम को बोलता हूं, तो मैं कहता हूं कि 150 मिलियन 150 मिलियन फार्मर्स हैं। कैन वी एंगेज 150 मिलियन फार्मर्स एवरी डे? तो दिस इज़ द फ्यूचर आई सी कि जैसे UPI में ट्रांसफॉर्मेशन देखा है बैंकिंग सेक्टर में, इट विल नॉट टेक मच टाइम, नाउ इट विल बी वेरी फास्टर देन व्हाट वी हैड सीन इन द पास्ट। Fantastic, sir. Thank you for that contribution. You know, that's very, my last note was on a sad note, but this kind of boosted up the image of what's going to happen. So that's nice to know that, yeah, with UPI penetration, we are looking at technology penetration also. Any other questions? Yes, please. He's got his... ओके सो गुड आफ्टरनून। मेरा नाम स्वाति है और हम लोग मैं शब्द AI से हूँ। हम लोग एक लैंग्वेज कंटेंट क्रिएटर हैं
और मेरा क्वेश्चन था कि जब हम आपकी बात सुन रहे थे, एक बड़ा पॉइंट ये निकल के आया था कि फार्मर्स को, जो अभी भी बोला बिग हार्ट के बारे में, कि इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है उनको, एंड उसमें लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल होता है. सो आई वांटेड टू नो फ्रॉम ऑल द एंटरप्रेन्योर्स हियर, इज़ दैट अ चैलेंज? डू यू फाइंड कि अगर आपको अपने की स्टेक होल्डर्स जो कि फार्मर्स हैं या FPOs हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना है, तो उनकी लैंग्वेज में वो चीज़ बोलना एट दैट स्केल जो कि आप बोल रहे हैं इतने 100 मिलियन 150 मिलियन एवरी डे, इज़ दैट अ चैलेंज फॉर यू? I think that question Kapil should be able to answer, because both of them are more local and their farmers are all Marathi speaking and their entire, but he's working on an all India level. So Sorry, Kapil, we're from the same company and I heard you out about, 50 languages and all. Right. So just to add to what she said, Swati said, and I'm Kriti, we've been working for a long time in this language space. We are both from communication background. One of the things that we've realized is that people, you can use API typically for all the languages, right? And integrate into your software. Right. But the accuracy of that language, which is extremely important, especially when you're connecting with the people on the ground, is very important, which is not there in all the large language models. Right. How do you address that? And, because we come from that, and hyper-localization is extremely important, and it's very region-specific. Right. So how do you take care of that? So let's look at it from a ground perspective. So when we started, we wanted to translate. So let's say when we didn't had the translation, the customer who is speaking the local language is completely out of our system. We are not able to address him. Then we added, let's say, some API which can do the translation, but it doesn't do 100% accurately. Correct. But it's fine, because now at least that person can understand us and he can build a context, and he's included in our system now. He can at least take part in this. As you said, now AI is coming also. Sir said, we don't build a system for today, we are building it for tomorrow. And AI is growing faster. So initially, let's say we did the translation using just Google Translate. But slowly we are also incorporating AI. And obviously, how does the AI get better? The more data it gets, the better it becomes. Correct. So slowly these models, if you see in just past 2 years, they have grown exponentially. So we are obviously optimistic and hopeful about the future, that in coming future, all these issues will get solved. Maybe not 100%, but to the extent that they will, any customer, anyone will feel included. They don't have to be excluded because of their language. That's what we feel. So initially they were excluded. We just added some simple translation. They are now a little bit more included. Now that what you're saying, the hyper-localization, Correct. that will happen over the time. We don't have to solve that issue by ourselves. So, yeah. Sure, thank you. So happy to connect with you, Kapil, because sure. we do hyper-localization. We are an AI and human intelligence company. Okay. So we do that for a lot of agri companies as well. Sure. Yeah, thank you. Thank you. right, if nobody else has raised a hand yet, okay, there's somebody raising a hand over there. Hi everyone. My name is Monesh Rathod. I come from a company called as Erde Agro. It's into agri supply chain development. One crucial point जो इथे चर्चा झाली ती होती आपल्या इथे नवीन जनरेशन शेतकरी आहेत ते तयार होत नाही आहेत आणि सचिन सरांनी सुद्धा एक पॉईंट आणला की आज जो 8वीत वर्गामध्ये जो शिकतो आहे तो प्रॉब्ली 12वीपर्यंत पोचता डिजिटलाइज होऊन जाईल पण ह्या गोष्टीची काय गॅरंटी आहे की तो शेतकरी बनेलच म्हणून प्रश्न असा आहे की आपण ॲज इंडिव्हिज्युअल्स किंवा कंपनीज ह्याच्यामध्ये काय प्रयत्न करतो आहे की नवीन जनरेशनचे लोक हे शेतीकडे जास्तीत जास्त वळतील सरांनी फार्मनेटवरनं जो आहेत त्यांनी तर सांगितलं की ते टेक्नॉलॉजी म्हणून एक पर्याय निर्माण करतातच आहेत बट दोघं सरांना पाटील सरांना आणि मोरे सरांना हा प्रश्न आहे माझा आपण काय करतोय रूरल यूथसाठी असं की ते शेतीकडे जास्तीत जास्त वळतील थँक्यू सर मराठीतच उत्तर देतो आता मलाही कम्फर्टेबल होईल त्याचं कारण असं आहे की शेतीचं सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम जर कोण म्हणत असेल की सरकारी धोरणं आहेत का इतर काही क्लायमेट चेंज आहे का वगैरे वगैरे अशा खूप सारे आपण चर्चा ऐकत असतो तो रोज मी सांगू का सर तुम्हाला माझा मत असं आहे की शेतीचा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे तो म्हणजे शेती निरक्षरता ज्याला मी ॲग्रिकल्चर इलिटरसी म्हणतो
एखादा मुलगा ग्रॅज्युएट झालेला असेल, एखादा मुलगा IITN असेल, एखादा मुलगा अगदीच काहीतरी मोठा शिकलेला असेल आणि त्याच्यानंतर त्याला वाटतंय की मी शेतीत यावं, मला नाही वाटत शेती सर त्याच्यासाठी खूप चांगली गोष्ट आहे किंवा तो खूप बेटर करू शकतो. तुम्हाला शेती करायची असेल नफ्याची फायद्याची, तर सगळ्यात महत्त्वाचं आहे तुम्हाला शेती शिकता आली पाहिजे, पहिला मुद्दा. तर ॲग्रिकल्चर इलिटरसी हे माझ्या मते सगळ्यात मोठी अडचण सध्या शेतीमध्ये आहे आणि न्यू जनरेशनच्या बाबतीत ते आणखी जास्तीत जास्त अडचणीचं होत जाणार आहे. कारण कदाचित त्याला जसं तुम्ही टेक्निकल सोल्युशन देताय, मोबाईलवर काहीतरी सांगताय, तर त्याला असं वाटतं की मोबाईलवर बघूनच आता माझं काम होऊन जाईल, जे की सगळ्यात घातक आहे सर येणाऱ्या काळामध्ये. तुम्हाला शेती फायद्याची करायची असेल, तुम्हाला फुल टाईम शेतीमध्ये जावं लागेल. शेतीची मोठी अडचण असते की शेतकरी हा 10 तास काम करत नाही सर, हे खरं आहे. जर तुम्हाला एखादी नोकरी करायची असेल तर तुम्हाला सकाळी 9 वाजेपासून संध्याकाळी 6 पर्यंत तिथे 100% फुल टाईम बिझी राहावं लागेल. तर आपल्याला व्यक्तिगत आमच्या बाजूने आम्ही असा प्रयत्न करतो की बाबा शेतीची जी निरक्षरता आहे ती आपल्याला ही काढून टाकावी लागेल. आपल्याला शेती 100% सायंटिफिकली शिकावी लागेल आणि ते करणारे मुलं जे ते पुढे येऊन आणि जेव्हा आपण त्यांच्यातलं एक उदाहरण उभं करतो की बघ बाबा तुझ्यातलाच आहे, यांनी इतकं भारी काम करून दाखवलं, आणि त्याच्यानंतर मग बाकीचे जे काही शेतकरी आहे ते त्याला बघून मग ते चांगलं काम करायला लागतात. मला असं वाटतं व्यक्तिगतरित्या की जे काही नवीन जनरेशन शेती करू पाहत आहे, तर असे काही मॉडेल आपण जर उभे करू शकलो गावागावांमध्ये, तर मला वाटतं निश्चित हे सगळे नवीन जी काही जनरेशन आहे ती खूप आशेने आणि ताकदीने शेती करायला लागेल. मी याला एक ॲड करू इच्छितो. आम्ही कंपनी आहे, तर आमच्याकडे ग्रॅज्युएट झालेले जे मुलं येतात किंवा ती आले काही 2 वर्ष शिकून, सर्वांचं एकच राहतं की आयदर केनिया किंवा इथिओपियाला निघून जावं. नेक्स्ट जो जनरेशन आहे, आता अर्लियर डेज म्हणजे एक 15 वर्ष अगोदर सर्व कॉर्पोरेटच होते याच्यामध्ये. आजच्या तारखेला जर तुम्ही बघायला गेलं की कॉर्पोरेट्स फार कमी झालेत, म्हणजे बोटावर मोजू शकता एवढे. फार्मर्स आज ग्रीनहाऊसमध्ये कल्टिवेशन करायला लागलेले आहेत. तर हे जे फार्मर्स होते यांची काही जनरेशन किंवा यांची माणसं हे कुठेतरी प्रोडक्शनमध्ये कुठेतरी ग्रोईंगमध्ये आमच्याकडे कामाला होती, ते आमच्याकडे सोडून तिकडे केलं आणि दे आर डुईंग गुड. असं नाही ती जनरेशन येते ज्याच्याकडे घरची शेती आहे, कोणी लीजवर घेऊन ते शेती करतायत. जिकडे पैसा दिसेल तो नेक्स्ट जनरेशन फॉर शुअर तिकडे जाणार अँड इट इज कमिंग अप. मी लॉकडाऊनच्या वेळेला बघितलं होतं की काही जे पोरं आमच्याकडे काम करत होते ते त्यांच्या गावी गेले आणि तिकडनं येता नाही आलं त्यांना. तर 6 महिने तिकडे जेव्हा तो अडकलेला होता, त्यांनी त्या दिवशी जाऊन स्वतःच्या घरी शेतात तो गेला काम करायला. आणि जेव्हा त्यांनी स्वतःहून काम केलं आणि त्याचं जेव्हा पीक आलं, त्याचं रिअलायझेशन आलं, ही अंडरस्टूड द डिफरन्स. तो माझ्याकडे 25,000ला काम करत होता, वर्षाला एवढे मिळायचे, त्याच्यामध्ये घर भाडं, पोरांचं शिक्षण वगैरे वगैरे वगैरे. पण हेच तो जेव्हा घरी करत होता, ही वॉज मेकिंग फॉर्च्यून. तर फॉर शुअर नेक्स्ट जनरेशन याच्यामध्ये येईल. पैसा दिसला पाहिजे आजच्या गरजेने. इट इज फास्ट मनी आणि ते येणार, होणार आहे आणि होतं आहे. आजच्या तारखेत जी सोशल मीडियाची अवेअरनेस क्रिएट करते, ठीक आहे, गुड अँड बॅड, जो who will select the good, for sure he'll be moving forward. I see this. Yeah. Along with money, you need a little bit of glamour also, and that's also coming. On that note, we've really stretched this session, but I think we've had a good session. Thank you everybody for your contribution, and I hope everybody enjoyed this entire interaction over here. Thank you so much. Thank you everyone. थँक्स अ लॉट. खूप खूप मनापासून तुम्हा सगळ्या स्पीकर्सचे आभार. मिस्टर अनंत मोरे, मिस्टर नरेंद्र पाटील, मिस्टर कपिल सावंत आणि आजच्या या सेशनचे मॉडरेटर मिस्टर अझर तंबूवाला. बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वतीनं वी वुड लाईक टू फेलिसिटेट यू अँड आय वुड लाईक टू रिक्वेस्ट आवर डायरेक्टर जनरल सर खोसला सर, प्लीज कम अप ऑन स्टेज. तुम्हा सगळ्या मान्यवरांचा सत्कार या ठिकाणी आपण करणार आहोत. It was a wonderful session, good knowledge sharing, and the important thought which you gave, it ended on the positivity, one positive note, and I always say that
A farmer has to be an optimist, or he would not still be a farmer. And that is what we can learn from the farmers. सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण बदलाव कर लाती है. Thank you, thanks a lot. Thanks.